दोस्तों नमस्कार। इससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी यह सोचा होगा कि इस देश में राज्यों के भीतर उसकी पार्टी की सरकार बने या ना बने, और अगर नहीं भी बने तो भी राज्य को निर्भर केंद्र सरकार पर होना ही होगा। यानी राज्य को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वहां पर किसी भी नीतियों का ऐलान करने के बाद उसे लागू करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो राज्य सरकार बिना केंद्र की सहायता के कर ही नहीं सकती है। दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर इस देश के भीतर में राज्यों को अधिकार देता है और इस देश में राज्यों द्वारा जो भी पैसा केंद्र जमा करता है उसमें उसकी हिस्सेदारी को लौटा देता है। लेकिन एक क्षण के लिए आज की तारीख में आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के इर्द गिर्द खड़े हो जाइए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी नहीं रहती है, यानी केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, एनडीए की सरकार है, लेकिन इन दो राज्यों में एनडीए या बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इन दो राज्यों को चलाने के लिए कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन अगर वह किन्हीं आर्थिक नीतियों को लागू कराना चाहते हैं तो क्या उनके पास पैसा होगा या नहीं होगा। और इस दौर में अगर केंद्र सरकार एक एक करके बहुत तेजी के साथ इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में लग जाए और वो तमाम नीतियों में बनाने में जुट जाए जो अलग अलग मंत्रालय इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए इससे पहले बनाते थे, यानी इस देश में जो भी कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने मंत्रालयों को संभाल रहा है उनके हाथ में कोई लगाम नहीं है। निर्णय पीएमओ के जरिए होगा। वहां बैठी नौकरशाही इस बात को लगातार देखेगी कि आखिर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री की नीतियां कैसे इस देश को चलाने के मद्देनजर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी नकेल कस सकती है या नहीं कस सकती है। तीसरे टर्म में यह सवाल बहुत बड़ा हो चला है। पहले 100 दिनों का खाका जब सरकार ने रखा कि हमने 15 लाख करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के तहत इस देश में लगा दिए हैं या लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद जानकारी आई कि अगले 100 दिनों को लेकर भी अब अलग अलग मंत्रालयों को कहा गया है कि आप नए नए आइडिया लेकर आइए। उस आइडिया का मतलब यह नहीं है कि आप ही को लागू करना है, लेकिन हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ ऐसा आइडिया तो होना चाहिए कि इस देश का कॉरपोरेट उसमें पैसा लगा दे, और पैसा लगाने की दिशा में केंद्र सरकार मदद करे, राज्य सरकार मदद करे, और वह योजना इस देश के भीतर में चालू हो जाए, और चालू होने के बाद ऐसे नियम कायदे उसको समझौते के तहत रखने की दिशा में बढ़ जाइए जहां पर कोई उसे रोक ना सके। यानी मौजूदा वक्त में अगर मोदी सरकार अलग अलग राज्यों को अपने दायरे में लेकर नीतियों का ऐलान करते चली जाती है और अर्थव्यवस्था राज्यों की उन नीतियों से जुड़ने की जरूरत होती है, कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य तो विरोध कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत को लेकर कुछ राज्यों ने विरोध किया कि हेल्थ सर्विस को लेकर, उसमें बंगाल भी था, दिल्ली भी था, पंजाब भी था, केरल भी था शुरू में। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वह तो तुरंत हां कर देंगे क्योंकि दिल्ली से यह नीति बनकर चलकर आई है। तो क्या ऐसी व्यवस्था वाकई हो सकती है या हो रही है, या उस दिशा में कदम बढ़ चुके हैं जहां पर केंद्र के हाथों में ही राज्यों की अर्थव्यवस्था की लगाम रहेगी? अगर आप बजट के आंकड़ों को भी परखें तो बजट में हमारी टीम ने बताया कि दरअसल बजट में भी जितना पैसा टैक्स के जरिए वसूला जाता है उसमें राज्यों का जो हिस्सेदारी होती है, जो वसूली जाती है, वो तकरीबन 12,47,211 करोड़ है, और राज्यों को जो पैसा लौटाया जाएगा उसमें उसकी संख्या 9,02,45 करोड़ है, जो कि केंद्र द्वारा जो अलग अलग स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी इस पैसे को खर्च होना है, और यह तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन भी है, इसमें मनरेगा भी है, इसमें अमृत और स्मार्ट सिटी भी है, इसमें नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी है, नेशनल हेल्थ मिशन भी है, सड़क योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। यह एक सरकार द्वारा बजट में एक जानकारी दी गई। लेकिन अब सवाल उसके आगे का है। जो पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ का जिक्र हुआ और जो आने वाले दिनों में 15 लाख करोड़ का जिक्र करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, और इसके ठीक समानांतर जो पूरे 53 करोड़ के जो बैंक अकाउंट इस देश के भीतर खुले हैं, जनधन योजना के साथ साथ जनधन योजना में भी तकरीबन 40 करोड़ लोगों ने खाते खोले। उन खातों के जरिए जो लाभार्थी योजना बनाई गई, उस लाभार्थी योजना में राज्यों का एक योगदान, केंद्र का योगदान, दोनों का योगदान लेकर चलता है। लेकिन उसका सच भी क्या है? क्या वाकई वो चलता है? और जितना पैसा सरकार ने लाभार्थी योजना के तहत खर्च किया, यकीन जानिए आज जो हम आपको जानकारी देंगे उसके बाद आप ये कह सकते हैं तब तो इस देश में कोई गरीब होना नहीं चाहिए, कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। और इस देश के भीतर में विकसित सवाल भी छोटा पड़ जाएगा जितना पैसा सरकार ने लाभार्थी योजना के तहत खर्च किया है।
लेकिन आइए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब बीजेपी शासित राज्य हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष हो, हर कोई जिन बातों का जिक्र करता है पहले उनकी आवाज सुन लीजिए। हर के जहन में विकसित भारत, 21वीं सदी, प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ योजनाओं का पूरा पैमाना। कोई बता रहा है आपको 5 लाख रुपए इसमें योजना मिल जाएंगे, कोई बता रहा है स्वच्छ योजना में भी तकरीबन 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई अलग अलग योजनाएं बता रहा है। पहले इस आवाज को सुन लीजिए। who are covered under आयुष्मान भारत, जो वो 12 करोड़ 37 लाख परिवार जो कवर्ड है, उनके घर में भी 5 लाख रुपीस का टॉपअप मिलेगा। दे विल बी ऑल्सो गिवन 5 लाख रुपीस का कवर, और उनको टॉपअप का कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। और जो बिलो 70 वाले हैं उनका आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कवर बरकरार रहेगा। जैसे તમારો સ્વભાવ પણ સ્વચ્છતા ગ્રાહી થશે તો જે પ્રમાણેની માન્ય નરેન્દ્રભાઈ સ્વચ્છતા માટેનો જે આગ્રહ રાખે છે, દુરાગ્રહ રાખે છે, એને આપણે પહોંચી વળીશું। मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 100% पूरा होगा। 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था। हमारा भी यही कहना है कि 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि देश के कप्तान हैं नरेंद्र मोदी। यहां एक सवाल और अपने जहन में रखिए। इस दौर में जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें जितना पैसा बांटा जा रहा है, यह कहकर बांटा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो कैश आपको दिया जाएगा। वो विकलांग हो, वो बुजुर्ग हो, वो महिलाएं हो, वो बेरोजगार युवा हो, जो भी हो, सभी को पैसा बांटा जाएगा। एक सवाल हर जहन में उठना चाहिए, इतना पैसा इससे पहले सरकार के पास क्यों नहीं था? और था या नहीं था उससे हटकर अब जरा इन परिस्थितियों में आकर खड़े होइए। इस देश के बंदरगाह, इस देश की सड़क, इस देश में रेलगाड़ी, इस देश में एयरपोर्ट, इस देश में इंडस्ट्रियल हब, इस देश के भीतर जो वाटर एयरपोर्ट है, जो प्रधानमंत्री का सूर्य घर बनाने की योजना है, जो किसानों को एमएसपी देने का प्रावधान है, अगर उसके आंकड़े भी परखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। जो बीते 10 बरस में इन क्षेत्रों में पैसा खर्च किया गया और उसके बाद सब कुछ जो कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया, अब पहले 100 दिन और दूसरे 100 दिन इसी अंदाज में रफ्तार आगे बढ़ रही है। और यह इस देश के भीतर अब कम्युनिकेशन सेक्टर, रिटेल सेक्टर, इस देश के भीतर के माइंस का इलाका, इस देश के भीतर में एफसीआई गोडाउन के पैरेलल में जो वेयर हाउसेस अडानीज के क्रिएट किए गए थे, वो हर राज्यों में समझौता होगा। और इसको परखिए, जो पहले 100 दिनों का जो खाका आया उसमें कहा गया कि जितने भी बंदरगाह हैं उस पर और तकरीबन 50,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। सारे पोर्ट्स जो हैं वो अडानीज के पास हैं। इस देश के भीतर में जो सड़कें हैं वो सारी सड़कें टोल के आश्रय चलती हैं और टोल की कलेक्शन जो है सड़कों के निर्माण से कई गुना ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके दायरे में कई सड़कें वैसी और बनाई जा सकती हो, लेकिन सरकार कहती है रही से लोग बहुत हैं देश में, उनसे पैसा वसूलना होगा। यानी उस सड़कों पर गरीब ना चले, जिनके जेब में पैसा है वो ना चले। और इसी मार्फत तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए जो अब अपग्रेडेशन सड़क का किया जा रहा है, या फिर जो फास्ट सड़कें बनाने की बात है, जो नए मार्ग बनाने की दिशा में, उसमें तकरीबन 58,000 करोड़। रेलगाड़ी यानी ट्रेन में भी तकरीबन 42,000 करोड़। एक्सीडेंट्स भूल जाइए, अब हाई स्पीड ट्रेन का दौर है। जनता के लिए क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं है, भूल जाइए। एयरपोर्ट पहले ही सारे सौंपे जा चुके हैं, लगभग 8 एयरपोर्ट और सौंपने की तैयारी है, तो इसमें पैसा आना चाहिए, लेकिन यहां पे 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। जो इंडस्ट्रियल हब बनेगा, जो अलग अलग तकरीबन 1 दर्जन राज्यों को चुना गया, उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। इस देश के भीतर में जो वाटर एयरपोर्ट की सोच है उसमें भी 42,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट बना रही है। प्रधानमंत्री जो सौर ऊर्जा को सूर्य घर का नाम दे रहे हैं उसमें भी 16,000 करोड़ का खेल है। एमएसपी में कह रहे हैं 12,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो भी योजनाएं जिन जिन क्षेत्रों को घेरती चली जाएगी, उसमें भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों को अब यह कहा गया है कि आप अपने मंत्रालयों के मार्फत जो भी काम केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कराना चाहते हैं उसको बताइए, उसको हम कॉरपोरेट या निजी हाथों के हवाले कर देंगे। एक सवाल आपके पहले जो 2022 तक गूंजा करता था वो मोनेटाइजेशन का था, 6 लाख करोड़ का था। उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का दौर था, लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर भी चलकर आया, जिसमें इस देश के हर मंत्रालय को कहा गया कि आप अपने अपने इलाके से, अपने अपने दायरे से प्राइवेट हाथों से क्या काम करा सकते हैं उसको कराने की दिशा में बढ़ जाइए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में नया सवाल जो उभर रहा है कि क्या वाकई ये सब पैसा है या कॉरपोरेट के जरिए एक गिमिक है। गिमिक इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में क्या कुछ
आम लोगों को राहत रियायत मिल रही है, इसको अगर आप लाभार्थी से सुनना शुरू करें तो जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस देश के भीतर में लाभार्थी का खेल क्या है, पैसे का पूरा मैनिपुलेशन शेयर बाजार के जरिए कैसा है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट का पूरा मैनिपुलेशन या उनके नेटवर्थ की बढ़ोतरी, इस देश के लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है। सरकार इस तरीके से इस देश की इकोनॉमिक ढांचे को अब रखना चाहती है, जहां पर अभी तक जीएसटी का पैसा मिल जाए राज्य रोना रोते थे, या रोते थे कि हमारे हिस्से का पैसा तो आप हमें दे दीजिए और फेडरल स्ट्रक्चर को मानिए तो सही। अब वो दूर की गोटी है। उसके आगे नई आर्थिक नीति निकल जाए, और चाहे हार हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, या आने वाले वक्त में कहीं भी हार मिले, लेकिन वहां की इकोनॉमी को चलाने की कमान केंद्र के हाथ में होनी चाहिए, तभी तो वो सही मायने में सत्ता चलाएगी। हम आपको कुछ उदाहरण इसलिए देना चाह रहे हैं शुरू में ही, जिससे आप समझ पाए कि इस देश की इकोनॉमी चलती कैसे है। तो पहली बात, इस देश के भीतर में जितने भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उसके मार्फत कुल लाभार्थियों की तादाद तकरीबन 53 करोड़ 45 लाख है। इसमें जो रकम डाली गई है वो है तकरीबन 2,31,997 करोड़ रुपए, यानी एवरेज निकालिएगा तो प्रति अकाउंट आएगा 4,340 रुपए 45 पैसे। यह एक इस देश का सच है जितने भी अकाउंट हैं। लेकिन इसके भीतर जब आप यह सोचकर घुसिएगा कि जनधन योजना क्यों शुरू की गई थी, तो जनधन योजना का जो पूरा अकाउंट है वो सरकार के हिसाब से 32 करोड़ 41 लाख का है। इसमें जो रकम गई वो 81,200 करोड़ रुपए की गई, यानी प्रति अकाउंट 2,505 रुपया। ये जनरल सिचुएशन है इस देश के भीतर की, जो हम आपको पैसे बतला रहे हैं, 10 बरस के पूरे कच्चे चिट्ठे को आपके सामने रख रहे हैं, और उसके भीतर अलग अलग योजनाओं के जरिए घुसिएगा। मसलन आप कहेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आप सोचिए कि कुल मिला के 13 करोड़ 98 लाख उससे जुड़े हुए लोग हैं, और सरकार ने जितना पैसा दिया वो दिया 388 करोड़ 72 लाख, हर के हिस्से में आया 27 रुपए 80 पैसे। कुल क्लेम जो थी वो जानकारी दी गई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्लेम 19,436 था। उस क्लेम के आंकड़े गिनिए तब आप समझ पाएंगे कि 2 लाख से ज्यादा पैसा हर क्लेम में दिया गया है। लेकिन उस क्लेम के भीतर जितने लोग थे, अगर आप उसमें चले जाइएगा तो हर के हिस्से में आ रहा है 27 रुपए 80 पैसे। अब आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में चले जाइए, उसमें जब आप जाएंगे तो पता चलेगा उसमें 5 करोड़ 47 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं, यानी उतने लोग जुड़े हुए हैं। जो सरकार ने पैसा दिया वो दिया 2,206 करोड़ 28 लाख रुपया। इसको अगर देखिएगा तो प्रति अकाउंट पैसा गया 403 रुपया 34 पैसा। यह इस देश की योजनाओं का एक ऐसा सच है। इसमें अगर अटल पेंशन योजना भी जोड़ दीजिए, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं, इनके हिस्से में जो आया वह 29 रुपया आया। आप कहेंगे अच्छा 200 रुपए 400 रुपए 29 रुपए 27 रुपए, ये खेल क्या है? ये खेल क्या पैसों को पॉलिसी के मार्फत घुमाने का है और इस देश की राजनीति को अपने अनुकूल करने का है? और शायद यही वजह है कि इसमें इन योजनाओं की फेरिस्त में हर एक नई योजना जुड़ जाती है। मसलन आज भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे, वो विश्वकर्मा योजना का जिक्र कर रहे थे। ध्यान दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए लोगों से जब पूछिएगा आपकी जिंदगी में क्या ठीक हुआ, वो बोलेगा जस की तस स्थिति है। प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। हर लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जा रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी इस देश में चुनाव हो, सरकार की नीतियां हो, कॉरपोरेट का साथ हो, इस देश की आर्थिक नीतियों के साथ बिजनेसमैन को जोड़ने की बात हो, इस देश में विकसित भारत बनाने की सोच हो, दुनिया के सामने सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगी इसका जिक्र हो, आप भी सोचेंगे कि कैसे संभव है। दरअसल इसके लिए एक ही इमारत है इस देश में, वो शेयर बाजार की इमारत है। और इस दौर में तो जो शेयर बाजार पर निगरानी करने की नियामक संस्था है, उसकी जो चेयरमैन है, उन पर भी आरोप लग गए। लेकिन सरकार ने इस दौर में मौन धारण कर लिया, कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी थाम ली, कोई कार्रवाई नहीं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब उन्हें बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। इस पूछताछ पीएससी में बुलाने की बात हो रही है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो बुलाएगी, पूछेगी। लेकिन सरकार इस पर क्यों कहेगी? क्योंकि पूरी इकोनॉमी का केंद्र वो शेयर बाजार है। जिस शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों के वारे न्यारे
सरकार के इशारे पर या कॉरपोरेट की सोच के हिसाब से या उनके नेटवर्क और उनकी सोच के हिसाब से यह कोई प्रोडक्शन नहीं देता है, बल्कि यह पूरे मैनिपुलेशन के आश्रय कैसे चलता है और इस दौर में कितनी रफ्तार है। आज ही शेयर बाजार 84,000 अंक को पार कर गया, हाईएस्ट पे जा चुका है। 84,647 पर वो अंक में पहुंच गया, यानी कल तो बंद है, परसों ही बंद है, सोमवार होते होते वो 85,000 पार कर जाएगा जब प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा क्वाड की बैठक है, मुलाकात भी बाइडेन से होगी, ट्रंप से मुलाकात होगी, अमेरिकी इकोनॉमी के साथ जुड़ने का है। यह अलग मामला है कि इस दौर में तनातानी भी हो गई है अमेरिका के साथ कि उन्होंने नोटिस भेज दिया है भारत सरकार को। बहरहाल उस पर ना जाइए, इस इकोनॉमी के ढांचे को समझ लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार 2007 में उसका अपना जो पूरा मार्केट कैप था वो सिर्फ 1 ट्रिलियन का था, यानी 1 लाख करोड़ डॉलर का था। इस दौर में बढ़ता है वो 2 ट्रिलियन तक पहुंचता है तो 10 बरस लग जाते हैं 2017 में, यानी 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन आने में 10 बरस लग गए। 2017 में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और इस देश के कॉरपोरेट की यारी इस देश में नोटबंदी के बाद और जीएसटी लागू होने के साथ जिस तेजी के साथ निकल कर आई, उसमें इस देश के भीतर में बिजनेसमैन ढहढाने लगा। छोटे सेक्टर तबाह हो गए, लेकिन बड़े सेक्टर इस दौर में बढ़ते चले गए, उनका नेटवर्क बढ़ते चला गया। और उसकी रवानगी देखिए आप शेयर बाजार की। 2007 में 1 ट्रिलियन डॉलर, 2017 में 2 ट्रिलियन डॉलर, 2021 में, अब 4 बरस के बाद यह 3 ट्रिलियन हो जाता है, और उसके बाद 2 बरस का वक्त लगता है, नवंबर 2023 में यह 4 ट्रिलियन हो जाता है। और उस हैरत मत कीजिए, उसके बाद 2024 के अगस्त आते आते यह 5.5 ट्रिलियन हो जाता है, यानी इस बार सिर्फ 9 महीने लगे 1 ट्रिलियन और बढ़ने में, या 1.5 ट्रिलियन बढ़ गया, 5.5 ट्रिलियन होगा, यानी तकरीबन 461 लाख करोड़ रुपया हो गया शेयर बाजार का। यह रफ्तार है शेयर बाजार की, उस इकोनॉमी की जो दुनिया के किसी भी शेयर बाजार की इतनी बड़ी रफ्तार के साथ नहीं बनी है। एवरेज भी निकालिएगा दुनिया के भीतर में तो वो एवरेज जो निकलता है वो तकरीबन 30%, 40%, इससे ज्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ता है। लेकिन भारत के भीतर 2017 में जो 2 ट्रिलियन हुआ, उसके बाद पहली रफ्तार 2019 में कोविड से ठीक पहले 77% की हुई, और आज की तारीख में यह एवरेज तकरीबन 125% की रफ्तार से छलांग मार रहा है, जो इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। तो सोचिए पूरे पैसे का खेल कितना बड़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई भी शेयर बाजार की रफ्तार और बैंकों की रफ्तार, जैसे भारत का रिजर्व बैंक मुनाफे का पैसा सरकार को दे देता है, इतना डिविडेंड दुनिया के किसी भी बैंक ने, वो अमेरिकन बैंक हो या यूनाइटेड किंगडम का बैंक हो यानी ब्रिटिश बैंक हो, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, वह भी उतनी रफ्तार से नहीं कमा पाता है, वो लॉस में चल रहे हैं। लेकिन भारत में बैंकों की कमाई भी है, क्योंकि बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज की माफी सरकार जिस रफ्तार से करती है वो रफ्तार चौंकाने वाली है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की इकोनॉमी की धमक जिन कॉरपोरेट के आश्रय देनी और उन कॉरपोरेट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो पैसा निकालना है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिन्हें भारत में पैसा लगाना है, उसके लिए भारत के तमाम मंत्रालय काम में जुट जाएं, सब कुछ निजीकरण होगा और केंद्र के पास उसकी कमान रहेगी। इसीलिए तो तैयारी देखिए, कल प्रधानमंत्री रवाना होंगे अमेरिका, लेकिन वहां पर इंडियन डियास्पोरा की तैयारी अभी से, या फिर कहें हिंदू स्वयंसेवक संघ की तैयारी कुछ इस तर्ज पर, जरा सुन लीजिए, देख लीजिए, उनके जाने से पहले यह तैयारी हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मास्टर हैं, इससे आप इनकार नहीं करेंगे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के जरिए उनके उस ग्लैमर को रखा जाता है जिससे भारत की जनता अभिभूत हो जाए। जनता के भीतर के सवाल जो अलग अलग योजनाओं के जरिए या केंद्र के दिवालियापन की जो परिस्थिति है वो सामने आती नहीं है। हिमाचल में ऐसी ही परिस्थिति नहीं बिगड़ी है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, अर्थव्यवस्था उसने बिगाड़ी, कांग्रेस संभाल नहीं पाई, परिस्थितियां नाजुक हो गई। कमोवेश देश के भीतर हर राज्य की यह परिस्थिति तब सामने आएगी जब वहां पर गैर बीजेपी शासित सरकारें होंगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों को तो आरबीआई और नोट के जरिए चीजें राहत मिल जाती हैं। नोट छापते चले जाइए, कर्ज दर कर्ज बढ़ता चला जाएगा, और यह कर्ज कितना भी जा सकता है। 4 लाख करोड़ तो एवरेज है राज्य के ऊपर। एवरेज के बाद आगे बढ़िएगा, आज की तारीख में 2024 के चुनाव के बाद यह एवरेज बढ़कर तकरीबन 5.5 लाख करोड़ का हो गया है। लेकिन कई राज्यों के ऊपर 8 लाख करोड़, कई के ऊपर 16 लाख करोड़ तक का मामला हो गया है, जो कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं। यानी राज्यों की इकोनॉमी पर कब्जा कैसे किया जाए और इस देश के भीतर पैसों के आश्रय एक शॉक एब्जर्वर बनाए रखा जाए, इसका सबसे बेहतरीन और आखिरी उदाहरण मुद्रा योजना है।
28-29 लाख करोड़ रुपए इस देश में बांटे गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितने युवाओं को बांटे गए? 2023-24 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जानकारी हमारे पास आई कि उसमें लगभग जो अकाउंट्स थे वह 6,67,77,013 अकाउंट थे मुद्रा योजना के तहत लास्ट फाइनेंशियल ईयर के। उनको जो पैसा दिया गया वह 5,32,398 करोड़ यानी एवरेज 79,721 रुपीस। ये एवरेज है और इसमें 3 हिस्सों में दिया जाता है। एक शिशु होता है जिसमें 50,000 तक का लोन देते हैं, एक किशोर होता है जिसमें 5 लाख तक का लोन देते हैं और एक तरुण होता है जिसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। लेकिन आप हैरत में मत आइएगा क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो एवरेज निकल कर आता है, अगर वो एवरेज 1 लाख भी नहीं छू पा रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि 80% 50,000 से कम लोगों को दिया गया। बाकियों को जो दिया गया अपने तौर पर कर्ज, वो बहुत छिटपुट हिस्सा है। कभी इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे क्योंकि इस दायरे में सरकार ने भी बताया है कि जनरल क्लास है, एससी को इतना दिया है, ओबीसी को इतना दिया है, एसटी को इतना दिया है और टोटल इतना है। अगर इसका भी खाका आप रखना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि जनरल क्लास को लगभग 3.5 करोड़ लोगों के अकाउंट को पैसा दिया गया। जो पैसा दिया गया वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ को दिया गया, 3.5 लाख करोड़ दिया गया यानी एवरेज 96,000 रुपीस पर के हिस्से में आया। जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए लोग थे उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ थी। उनको जो एवरेज दिया गया पैसा वो 55,000 रुपए का टोटल का है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का 55,000 रुपए एवरेज निकल कर आता है। जो आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब थे उसमें तकरीबन 33,63,000 अकाउंट्स में पैसे गए और वो 19,895 करोड़ यानी एवरेज 59,000 रुपए। और जो ओबीसी है जिसको लेकर देश की राजनीति में बवाल है, वो तकरीबन 1,75,00,000 अकाउंट को पैसा दिया गया, 1,11,000 करोड़ रुपए पैसा दिया गया, एवरेज 63,000 रुपए प्रति को दिया गया। यह प्रक्रिया में आपने कहीं मुस्लिम तो नहीं सुना ना? जी नहीं, सरकार की कैटेगरी में मुस्लिम नहीं है। जो मुद्रा योजना के तहत उसने पूरा डाटा रख रखा है और यह मैसेज इस रूप में है कि इस देश के भीतर की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी टीम ने कहा कि इसकी जानकारी जरूर दे दीजिएगा क्योंकि राज्यों में जो वसूली हो रही है और राज्य जिस दायरे में फंस गए हैं उसमें मिड डे मील भी आता है जिसमें 2.5-3 पैसा जो है हर किसी को देना पड़ता है जो राज्य सरकार की होती है प्रति खाने में। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो अम्ब्रेला इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है इसमें 21,200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और यह सरकार राज्यों को उसमें हिस्सेदारी मांगती है। नेशनल एजुकेशन मिशन में राज्यों की हिस्सेदारी है, हेल्थ मिशन में राज्यों की हिस्सेदारी है, पीएम आवास योजना में राज्यों की हिस्सेदारी है, ग्राम सड़क योजना में हिस्सेदारी है, नल से जल में हिस्सेदारी है, मनरेगा में हिस्सेदारी है, स्वच्छ भारत मिशन में हिस्सेदारी है, चाइल्ड सेंट्रल स्कीम में हिस्सेदारी है। इतनी योजनाओं की हिस्सेदारी के बाद और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यानी चुनाव हारे तो हारे लेकिन राज्यों की कमान हमारे हाथ में रहेगी और कोई मंत्री ना नुकुर नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार आज साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें केंद्र से पैसा चाहिए। चंद्रबाबू नायडू इसलिए खड़े हैं, उन्हें पैसा चाहिए और वह तो अमरावती को एक शानदार राजधानी के तौर पर बनाना चाहते हैं और उसके लिए अभी उन्हें 90,000 करोड़ रुपए और चाहिए। यानी इस देश के भीतर में धीरे धीरे जो एक नेशन एक चुनाव का जिक्र है वह उस इकोनॉमिक दायरे में और उस डेमोक्रेसी के समानांतर एक नई परिस्थितियों को कैसे खींचा जाए जिसमें एक व्यक्ति की राजनीति और उसी की अर्थनीति और उसी के साथ कॉर्पोरेट और पैसा पूंजी उसी आश्रय ये देश चले, अन्यथा आप नहीं चला सकते हैं। ये प्रूफ करने में हमको बहुत देर लगेगी नहीं। तो इस जगह पर आप आकर खड़े हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की बाजीगरी आप समझ लीजिए, वो हारे या जीते कमान हाथ में रहनी चाहिए और यह कमान कॉर्पोरेट और निजी हाथों के जरिए सरकार यानी केंद्र के हाथ में कैसे रहेगी, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए।